आपको इसमें दूसरी चीज की बात करूं, सबसे बड़ी चीज, हम सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए जंप नहीं करना है, हमें वो जंप करना है सितंबर में, नॉट सितंबर से पहले। अब आप कहेंगे अगर सितंबर से पहले जंप नहीं करना है, लेकिन पिछले एक साल में मेरी ईएमआई की जो दर है पर मंथ की वो 9,000 बढ़ गई है सपोज, या 8,000 बढ़ गई है, तो मैं उस चीज को कम कैसे करूंगा? तो एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर भी अगर मैं आपको बात करूं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको क्या करना, आपने सारे का सारा पैसा तो लोन में लगाया नहीं है, कुछ पैसा आपकी सेविंग्स का भी है। तो सेविंग्स में क्या आपकी 5% की एफडी आपने रिन्यू करके 8% पे करी है? क्या आपने 8.5% पे एफडीआं करी हैं? अगर आपने एचडीएफसी लिमिटेड या पीएनबी हाउसिंग या एलआईसी हाउसिंग की एफडीज ले रखी है या श्रीराम की ले रखी है, पहली बात। दूसरी बात है, दुखद ये है कि एफडी का पैसा तो एक्यूमुलेट होता रहता है, हम पे नहीं करते, लेकिन हमारे को कैश होता है, मतलब हमारे पे 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ आ गया है। इसको बचाने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप डिविडेंड स्टॉक्स बनाइए। आपकी, अगर मैं आज ये बात करूं, अगर हम डिविडेंड स्टॉक्स की बात करते हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए का, अगर मेरे पास सपोज 20-30 लाख 40 लाख का पोर्टफोलियो है और 10 लाख का मैंने अमाउंट डिविडेंड स्टॉक्स में डाल रखा है, ब्लू चिप कंपनी 10,000 करोड़ से, मुझे लग रहा है धर साहब बहुत सारी बातें मिक्स हो रही, मुझे समझ में आना बंद हो गया, तो दर्शकों को तो आना बंद ही हो गया होगा। मैं बस उस पर जाता हूं। पंकज जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मुकेश जी, पंकज जी, धर साहब जो कह रहे हैं कि ये बात जरूर मुझे थोड़ी लॉजिकल लगी कि ऐसा तो होगा नहीं, बैंक ने आपसे ले लिया, अभी तो क्या है, कस्टमर एक्विजिशन के लिए रेट कम है, वो आगे बढ़ भी सकता है, तो क्या आप थोड़ा रुक जाए? हो सकता है कि ये जो पूरी साइकिल है जो ऊपर की तरफ जा रही है, आरबीआई एक दिन इस पे जब ब्रेक लगाएं तब तक इंतजार करें, फिर देखें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसका? नहीं सर, मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन ये है कि रुकने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका जो मार्जिन, उसको स्प्रेड कहिए, मार्जिन कहिए, आपने समझाया अभी जैसे, वो जो होता है वो फिक्स होता है, और जो बेस होता है, चाहे वो आपका रेपो हो, एमसीएलआर हो या फिर प्राइम लैंडिंग रेट हो, वो आपका बदलता रहता है। तो मान लीजिए आज की तारीख में 6.5% का रेपो है और आपको लोन जो है वो 8 पर मिल रहा है, इसका, या 9 पर मिल रहा है, 6.5 में 8 पर तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है, 9 पर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2.5% का आपका उसके मार्जिन जुड़ा हुआ है। अब यदि बैंक से नेगोशिएट करते हैं और मार्जिन कम कर लेते हैं, उसको आप आधे % से कम करवा लेते हैं, तो आपका लोन 8.5 पे आ गया इस वक्त पर। अगर आपका वो 0.5% जो है वो कम कराएंगे आप, और 6.5% है, उसके ऊपर अगर 2% रहेगा तो आपका 8.5% आ जाएगा। अब अगर पहली स्थिति होती कि 6.5 प्लस 2.5 9% है, और लोन का इंटरेस्ट मान लीजिए एक कैलकुलेशन के लिए 0.5% से बढ़ जाता है, तो सीधा आपका वो आधा % बढ़ने वाला था, तो यानी कि 9 की जगह 9.5 होता। बट यदि अभी 8.5 हो गया है तो बाद में 9 होगा। तो सिंपल सी बात है, यदि आप अपने मार्जिन अभी कम करा लेते हैं, तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको वो आधा % 1% जितना भी कम होके मिल रहा है वो हमेशा मिलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इस वक्त पर ही अपना जो मार्जिन है उसको घटाएं, ताकि जब भी बेस बढ़े तो कम से कम आपका मार्जिन कम होगा, तो उसी अनुपात में आपको उसका जो बढ़ोतरी होगी उस अनुपात में होगी। तो इसके लिए मेरे हिसाब से इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मुकेश साहब, जो मेरा एक प्रश्न था कि चलिए मैं एक बैंक से दूसरे बैंक के पास जा रहा हूं कि भाई मेरा लोन ट्रांसफर कर लीजिए, कितना खर्चा होता है उसमें, क्योंकि उसको भी तो ध्यान में रखना होगा। देखिए, जहाँ तक खर्चे को लेकर के बात करें, ये बहुत ज़रूरी है एक होम लोन बायर को कि वो निगोशिएट करे और ऑप्शंस ढूंढे कि क्या बेस्ट मिल सकता है। और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके खुद के सिविल रिकॉर्ड पे, उसके इनकम एलिजिबिलिटी पे। तो नॉर्मली 5,000 रुपये लगते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करने से, मिनिमम 5,000 से लेकर के 25 पैसे ऑफ द लोन अमाउंट। अगर मैं बोलूं कि 1 करोड़ का लोन अपना स्विच कराने की कोशिश कर रहा है तो बहुत अच्छा प्रोफाइल है तो सिर्फ 5,000 रुपए की प्रोसेसिंग फी लगेगी, और थोड़ा अगर पेपर में थोड़ी कमी है तो मैक्सिमम 25,000 रुपए ये किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का इस टाइम पे होम लोन ट्रांसफर में चार्जेस लगता है जी। और अगर आप अपने बैंक से निगोशिएट करें तो क्या वो भी चार्जेस लेते हैं? मतलब आप मान लीजिए कि आपने एक्स बैंक से कोई लोन ले रखा है और आप कहें कि भाई मैं जा रहा हूं दूसरे बैंक में, निगोशिएशन तो यही होगा, वो कहेंगे नहीं रुकिए हम ही करके देते हैं, तो इंटरनली वो भी कुछ चार्ज करते हैं? नहीं, अगर आप बैंक से स्विच करने की उनको बोलते हैं कि भाई अगर आप हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप नहीं मैच कर पा रहे हो तो मेरे पास XYZ दूसरा बैंक है जो मेरी इस रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, तो बहुत चांसेस है, क्योंकि हर बैंकों के पास अपनी एक रिटेंशन टीम है, उस सैंक्शन के बेसिस पे वो खुद रिटेन करती है। और कस्टमर के पास एक अपर हैंड इसलिए होता है बिकॉज
विपिन जी, जब हम होम लोन को ट्रांसफर करवाते हैं ना, तो होम लोन के अंदर में बैलेंस ट्रांसफर के फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लेता कोई भी बैंक, जो जनरली और भी किसी लोन में, कोई कमर्शियल लोन में या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बैंक चार्ज करता है। तो होम लोन कस्टमर का एक अपर हैंड ये होता है कि वो निगोशिएट कर सकता है ये बोल करके कि अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पा रहे हो तो मेरा कोई और बैंक कर रहा है, तो उस पर वो जरूर उसकी रिटेंशन टीम उसके जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करती है। ठीक है जी, ठीक है। तो जिससे पहले ब्रेक लूं, उससे पहले धर साहब क्या बेहतर होगा, पहले आप अपनी बैंक से बात कर ले या फिर एक बार किसी सामने वाली बैंक से बात करके भी अंदाजा ले ले कि भाई कितना आपका स्कोप बनता है, उस हिसाब से अपनी बैंक से नेगोशिएट कर ले। सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि जितने भी बैंक्स हैं वो इसमें सबसे पहले बच डाउन होंगे ही। बच डाउन ये होगा, दे विल नॉट लाइक देयर क्लाइंट्स टू लूज बिकॉज ये दे आर मेकिंग मनी ओवर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो जो सबसे पहली बात है विच इज कंफर्टेबल फॉर बैंक ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द बोरोवर, कि वो अपने बैंक के पास पहले जाए कि भाई मैं इससे बाहर जा रहा हूं, आप मेरे को मेरा बेटर रिटर्न क्या देते हैं। सबसे अहम बात ये हो जाती है कि रैदर देन क्लाइंट या कस्टमर बैंक के पास जाए, बैंक शुड रैदर स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज पीपल आ रहे, जिसका अगर क्रेडिट, अब मैं सिंपल कह रहा हूं, जिसका क्रेडिट स्कोर अगर 800 के ऊपर है या बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर जा रहा है, आपको तो रैदर एज ए पार्ट ऑफ लॉयल्टी आप कुछ टॉप कस्टमर्स को भी दे देंगे। दिस विल लाइक डू लाइक एनीथिंग, इट विल लाइक लेकिन बैंक आमतौर पे ऐसा करते नहीं है। सही काम करते हैं बट जी, बैंक आमतौर पे ऐसा करते ही नहीं, वो तो एहसास ही नहीं होने देते आपको, वो आपकी ईएमआई नहीं बढ़ाते हैं, टेन्योर बढ़ाते हैं, कोई साफ कम्युनिकेशन भी नहीं होता आपसे कि भाई आपका टेन्योर बढ़ के कितना हो गया है। इन लास्ट वो यथास्थिति रखते हैं ताकि आप विचलित ना हो। लास्ट 5 years हमने खुद भी जी हमने काफी बार होम लोन, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब आप होम लोन को प्रीपे भी करने की कोशिश करते हैं या आप कहते हैं कि भाई मुझे प्रीपे करना है, मैं थोड़ा सा प्रीपे कर दूंगा, सपोज 1 लाख रुपए का बोनस आ गया मैं दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन करने जाते हैं या अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने जाएंगे, आप देखिए कि मैं ऑनलाइन जब लोन अकाउंट में जाता हूं मेरे को आता है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं कर सकते एट द प्रिवेलिंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो तो आप ऑटोमेटिक रिबैलेंसिंग हुई, लेकिन पहले वो भी नहीं होता था। और अगर आपको करना हो तो क्लाइंट को खुद ही जाना होता था लोन ऑफिस वो करवाने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितने भी एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनको अपने एग्जिस्टिंग बैंक के साथ ही नेगोशिएट करना होगा, क्योंकि विदाउट एनी कॉस्ट एंड हैसल, क्योंकि लोन ट्रांसफर करने का प्रोसेस ही 15 से 20 दिन का होगा। ठीक है जी, ठीक है। तो सही बात है, आप पहले अपनी बैंक से बात कीजिए कि क्या आप मुझे करके दे रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं फला रेट पे और मुझे इतने पे दे रखा है, तो क्या आप मुझे भी उस रेट पे ला सकते हैं। अगर अच्छी बात है, वो एज ए कस्टमर आपको लूज करना नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन खुला ही है। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हम इसमें कि जैसा जो बैंक से कम्युनिकेशन नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई आपका टेन्योर कितना बढ़ गया है, कोई फर्क पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोई कम्युनिकेशन नहीं होने से उन्हें लगता है सब वैसा का वैसा ही चल रहा है। एक छोटा ब्रेक